सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका स्वयं विजेंद्री पाल जी हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इस पाठ का पठन कार्य करने से पूर्व विजेंद्री पाल के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। विजेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। विजेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता कृष्णपाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे क्योंकि एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। अतः विजेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था। 10वीं पास करने के बाद विजेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया था। विजेंद्री ने ऐसी विषम का अर्थ है कठिन परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए किया और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की थी। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय बनाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। विजेंद्री को बचपन से ही बच्चों पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसका बड़ा भाई उन्हें ऐसा करने से रोकता था, जबकि छोटे भाई को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता था। विजेंद्री के मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि आखिर जो छोटा भाई कर सकता है वो कार्य मैं भी तो कर सकती हूँ, फिर बड़ा भाई मुझे प्रेरित ना कर इस छोटे भाई को क्यों प्रेरित करता है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बचपन से ही विजेंद्रपाल की जो पहाड़ों को चढ़ने की इच्छा थी वो समय समय पर पूरी होती थी, क्योंकि उनका परिवार जिस गांव में रहता था वो अपने कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में और कुछ महीने फिर पहाड़ों पर ऊंचाई पर व्यतीत करता था मौसम के परिवर्तन के कारण। इसलिए उन महीनों में जब उनका परिवार तराई में आ जाता था नीचे बसे गांव में, तो स्कूल जाने के लिए विजेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। जब विजेंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली बच्चों, तो उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी थी। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसी महिलाओं को इकट्ठा किया जाए जो पर्वतों पर चढ़ने का हौसला रखती हैं। विजेंद्री इस अभियान दल में शामिल हुई और ट्रेनिंग के दौरान ही विजेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वो दिन आ गया जब विजेंद्री पाल ने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, अर्थात अपनी यात्रा को शुरू किया। विजेंद्री पाल ने अपनी ये जो शिखर यात्रा पूरी की, इस शिखर यात्रा में विजेंद्री पाल ने बहुत से कठिन अनुभवों को सहा और उनका मुकाबला करते हुए अंत में वो एक पर्वतीय महिला होने के गौरव को प्राप्त कर सकी, जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगर हम विजेंद्री पाल के विषय में कहें तो विजेंद्री पाल ऐसा व्यक्तित्व है जो जीवन के संघर्षों को चुनौती के रूप में लेता है। उसमें समर्पण की भावना है। वो कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। यही कारण है कि एवरेस्ट विजय करने वाली ये पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। आइए बच्चों, जानते हैं कि किस तरह से विजेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट शिखर यात्रा का ये जो लेखनवध किया है उसमें उन्होंने क्या बताया है। ये जो अंश हमें पाठ का दिया गया है उसी विवरण में से लिया गया है जिसका वर्णन उन्होंने किया है। ये अंश विजेंद्री के जीवन के अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है कि उनका अंतिम पड़ाव कहाँ था शिखर यात्रा का और उन्होंने किस प्रकार उस शिखर यात्रा को पूरा किया। उन्होंने इतना सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि ऐसा लगता है मानो हम पाठक उनके साथ कदम मिलाते हुए सभी खतरों को खुद झेलते हुए एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके पाठ के कठिन शब्दों पर एक नजर डालते हैं। शब्दार्थ और कुछ टिप्पणियां हैं इस पाठ से संबंधित। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दार्थों की और इन टिप्पणियों की जानकारी देती हूं जो पाठ को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई, आगे बढ़ना या किसी काम के लिए प्रतिबद्धता, अर्थात पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ना। एक दल जाता है इस तरह से,
तो प्रतिबद्ध होता है उस कार्य के लिए। दुर्गम का अर्थ है जहां पहुंचना कठिन हो या कठिन मार्ग। हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना, क्योंकि हिम का अर्थ होता है बर्फ और पात का अर्थ है गिरना। आकर्षित का अर्थ है मुग्ध होना या आकृष्ट होना। अवसाद का अर्थ है उदासी और ग्लेशियर का अर्थ है बर्फ की नदी। अनियमित का अर्थ है नियमों के विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। आशाजनक का अर्थ है आशा उत्पन्न करने वाला। भौचक्की का अर्थ है हैरान। अव्यवस्थित व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो। प्रवास यात्रा में रहना। हिम विदर का अर्थ है दरार या तरेड़, जिसको हम बोलते हैं एक तिरछी रेखा जो बर्फ में पड़ जाती है। आरोही का अर्थ है ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात का अर्थ है मशहूर या प्रसिद्ध। और अभियांत्रिकी का अर्थ है तकनीकी खोज या तकनीकी। नौसिखिया का अर्थ है नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज का अर्थ है बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या जो ढेर होता है, समूह होता है। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण का अर्थ है चढ़ना या ऊपर की ओर जाना। कर्मठता का अर्थ है काम में कुशल होना या कर्म के प्रति निष्ठा होना, निष्ठा पूर्वक किसी काम को करना, वो कर्मठता कहलाती है। उपस्कर, उपस्कर का अर्थ है आरोही की आवश्यक सामग्री, जो उसको आवश्यकता पड़ती है अपनी यात्रा के दौरान। शंकु का अर्थ है नोक और उपलब्धि का अर्थ है प्राप्ति। जोखिम का अर्थ है खतरा। तो बच्चों, ये शब्दार्थ जो मैंने आपको बताए, इनके विषय में ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम पाठ को बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो विजेंद्री पाल जी द्वारा लिखित एक ऐसी रचना है जो हमें कुछ भी करने के लिए या पर्वतारोहण जैसे ऐसे कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। यह मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप तक पहुंचने से पहले जितने भी कठिन रास्ते थे बर्फ से भरे हुए, उनको साफ कर सके। ये विजेंद्री पाल जी हमें बता रही हैं। नमचे बाजार शेरप्पा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र माना जाता है। अधिकांश शेरप्पा जो काम करने वाले हैं, संभालने जाने वाले हैं, इसी स्थान से उन पर्वतारोहियों के साथ चलते हैं जो आसपास के गांव के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से सर्वप्रथम एवरेस्ट शिखर को विजेंद्री पाल ने देखा था, निहारा था, जो नेपालियों में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विजेंद्री पाल को यह नाम अच्छा लगा था जो नेपालियों द्वारा एवरेस्ट को दिया गया था, सागर माथा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, तो गौर का अर्थ है बड़े ध्यान से देखते हुए, विजेंद्री पाल ने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल का अर्थ होता है फ्लूम, अर्थात बर्फ का एक टुकड़ा देखा था, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक झंडे की तरह लग रहा था दूर से। विजेंद्री पाल कहती हैं कि मुझे बताया गया था कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक की गति से हवा में चलने के कारण बनता है। जब बर्फ उड़ती है तो उस तरह का बर्फ का गोला बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। ये बर्फीले तूफान आते थे। विशेषकर खराब मौसम में ये स्थिति ज्यादा भयंकर बनती थी। विजेंद्री पाल जी कहती हैं कि मुझे ये जो सब कुछ बताया गया था, ये मेरे लिए डराने के लिए काफी था, पर फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति इतने विचित्र अर्थात इतने अनोखे रूप से आकर्षित थी उसकी तरफ कि मैं उन कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करके भी एवरेस्ट की उस शिखर यात्रा को पूरा करना चाहती थी। विजेंद्री पाल ने हमें बताया है कि जब 26 मार्च को वो पेरिस पहुंचे तो हिमस्खलन के कारण एक शेरप्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार उन्हें मिला, क्योंकि एक बर्फ का बड़ा समूह जो था वो खिसक गया था, जिसके कारण उस शेरप्पा की मृत्यु हो गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने का अर्थ है खिसकने से, लोहत्से की ओर से एक बड़ी बर्फ की जो चट्टान थी वो नीचे खिसक आई थी और 16 शेरप्पाओं का, जो शेरप्पा का अर्थ है कुली, जो काम करते हैं उनके साथ में ऐसे व्यक्ति जो उनको सामान को लेकर ऊपर जाते हैं पर्वतारोहियों के, तो 16 शेरप्पा कुलियों का वो एक दल था जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग उसमें घायल हो गए थे।
तो इस समाचार से सभी अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर, जितने विजेंद्री पाल के साथ गए थे, अवसाद अवसाद अर्थात दुख की का जो एक भाव है वो छा गया था। विजेंद्री पाल बताती हैं कि उनके नेता जो थे समूह के, वो कर्नल खुल्लर थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एवरेस्ट जैसे इस महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को एक सहज भाव से अर्थात स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना पड़ता है। उसमें डरने की कहीं भी अनुमति नहीं होती है। उपनेता प्रेमचंद थे इनके समूह के, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो आगे दल चल रहा था विजेंद्री पाल के दल से। तो 26 मार्च को पेरिच लौट आया था वो वापस। उन्होंने हमारी बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करवाया था। विजेंद्री पाल जी कहती हैं कि हमारे रास्ते में जो खुम्बू हिमपात आना था उससे उस दल ने हमें परिचित करवाया था, क्योंकि वहां तक जाकर आया था। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो 600 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। कैंप लगाया गया था, विभिन्न कैंप इसमें लगाए गए थे। तो पहला कैंप जो था वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था, जो इस हिमपात खुम्बू हिमपात से बिल्कुल ऊपर था। तो उस रास्ते को साफ किया जा चुका था। उन्होंने ये भी बताया था कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया, अर्थात रास्ते का एक संकेत दिया गया था इस दल को। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया था कि रास्ते में खुम्बू हिमपात तक पहुंचने में हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके विषय में हमें अग्रिम दल जो उपनेता प्रेमचंद के नेतृत्व में था उसके द्वारा बता दिया गया था। हमारा ध्यान इस ओर भी दिलाया गया था कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी तक जारी है, वो थमा नहीं है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित, अनियमित मतलब जिसका कोई नियम ना हो, कभी भी घटना हो सकती है। बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, अर्थात ये जो पूरे इंतजाम किए गए थे, पुल बनाना, रस्सियों से बांधकर या झंडियों से रास्ता चिन्हित करना, वो बिल्कुल खत्म हो सकता था और इस अग्रिम दल को अपना रास्ता खोजने का कार्य स्वयं करना पड़ सकता था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली, जो पहला कैंप लगाया गया था। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो निश्चित रूप से आशाजनक स्थिति में हम नहीं चल रहे थे। विजेंद्री पाल कहती हैं कि कदम कदम पर हमें इस तरह से अवसाद अर्थात दुख से भरे हुए समाचार मिल रहे थे, जो हमारा हौसला तोड़ने के लिए काफी थे। एवरेस्ट शिखर को वहां से विजेंद्री पाल ने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन विजेंद्री पाल कहती हैं कि उन्होंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा और वो बिल्कुल भौचक्की अर्थात हैरान होकर खड़ी रही और एवरेस्ट लहौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नदियां जो एवरेस्ट, लहौत्से और नुत्से आदि पर्वतों की ऊंचाइयों से घिरी हुई थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का एक अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। विजेंद्री पाल हमें बताती है कि हिमपात किसे कहा जाता है। हिमपात ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब बर्फ के जो खंड हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो व्यवस्थित रूप में सही ढंग से न गिरकर अपनी मर्जी से बेढंगे गिरते हैं, उसे हिमपात कहा जाता है। विजेंद्री पाल ने बताया कि उनके नेताओं द्वारा यह बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल अर्थात एकदम गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि जब हिमस्खलन होता है, जब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो उससे दरारें और चौड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह का जो रास्ता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति ये बताई गई थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के जो रहने का हमारा क्षेत्र था, हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को
प्रतिदिन छूता रहेगा। ऐसी स्थिति बनती रहेगी कि कम से कम 1 दर्जन अर्थात 12 आरोहियों ऊपर जो चढ़ने वाले हैं पर्वतारोही और जो उनके साथ कुली है शेरप्पा, उनको प्रतिदिन उसका सामना करना पड़ सकता है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई, जो स्थायी पुल नहीं होते हैं, हमेशा रहने वाले नहीं है, टेम्परेरी जिनको बोला जाता है, कुछ क्षणों के लिए जिनको बनाया जाता है, पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग अर्थात लकड़ी के लट्ठे जो बड़े बड़े होते हैं उनका उपयोग और रस्सियों का उपयोग पुल बनाने के लिए, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें जानकारी दी कि हमें किस प्रकार के कार्य आगे तकनीकी करने हैं उन पहाड़ियों को चढ़ने के लिए जो एवरेस्ट शिखर यात्रा में हमें बीच में आएंगी। अब तीसरे दिन के विषय में विजेंद्री पाल बताती हैं कि उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विजेंद्री पाल कहती हैं कि कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़े जो उसके सहायक हैं पर्वतारोही। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम बात कर सकते थे, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप तक दे रहे थे। कर्नल खुल्लर जो उनके नेता थे उस समय बहुत खुश हुए जब हमने अपने पहुंचने की सूचना उनको दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली वो केवल 2 महिलाएं थी। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन विस्ता जो उनके सहयोगी हैं अंततः साउथ कोल पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। ये संतोषजनक प्रगति थी। अब तक 4 कैंप लग चुके थे। अब अप्रैल में विजेंद्री पाल बेस कैंप में थी। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात का विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरप्पा कुली से बातचीत की जाए, क्योंकि वो भी इस दल के एक नेता थे। अब जब विजेंद्री पाल की बारी आई तो उन्होंने उससे बात इस तरह से की, तेंजिंग ने उनसे परिचय जब पूछा गया तो विजेंद्री पाल ने अपना परिचय इस तरह से दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं, अर्थात मुझे कुछ नहीं आता है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, मैं पहली बार इस अभियान पर आई हूं। तो तेंजिंग जो नेता थे वो हंसे और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ विजेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह तेंजिंग ने उन्हें प्रेरणा दी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन विजेंद्री पाल कहती हैं कि मैं लहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति जो उनके सहयोगी थे वे भी थे। लोपसांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे, ऐसा विजेंद्री पाल बताती हैं, और एनडी शेरप्पा तथा और अन्य पर्वतारोही 8 जो थे, अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरप्पा दूसरे तंबुओं में थे। विजेंद्री पाल अपने एक बहुत कठिन अनुभव के विषय में बताती हैं जो डरावना था, कि मैं रात में 12:30 बजे के लगभग जब सोई हुई थी तो मेरे सिर से, जो पिछला भाग है मेरे सिर का, उससे किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और ऐसा लगा कि एक जोरदार धमाका भी हुआ है। तब उन्होंने महसूस किया था कि एक ठंडी और बहुत भारी चीज जो उनके शरीर को कुचलती हुई चल रही है और उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब विजेंद्री पाल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर बच्चों यह एक लंबा बर्फ का पिंड था जो उनके कैंप के ठीक ऊपर लहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था
और उसका एक बहुत बड़ा, विशाल का अर्थ है बड़ा, हिमपुंज अर्थात बर्फ का जो एक ढेर था, बर्फ का जो एक टुकड़ा था वो बन गया था। और हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने, इस बड़े गोले ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जितनी तेज गति होती है और एक भीषण गर्जना होती है, एक भयंकर गर्जना, उस गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए वह विजेंद्री पाल के कैंप को तहस नहस कर गया था। और वास्तव में हर व्यक्ति को उस कैंप के चोट लगी थी, पर यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। लोपसांग जो उनके दल का ही एक सदस्य था, उसने अपनी स्विस छुरी बोलते हैं, एक पतली सी तेज छुरी को जो बर्फ काटने के काम आती है, उसकी मदद से विजेंद्री पाल बताती हैं कि हमारे तंबू का रास्ता साफ किया था और तुरंत ही अत्यंत तेजी से उन्होंने विजेंद्री पाल को बचाने की कोशिश की थी। और थोड़ी ही देर का अर्थ था सीधी मृत्यु, पर वो उन्हें बचाने में सक्षम हो गए। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने विजेंद्री पाल के चारों ओर की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की, जो बहुत सख्त बर्फ था, और उस बर्फ से जो एक कब्र बन चुकी थी उससे बाहर निकालने में वो विजेंद्री पाल को सफल हुए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ चुके थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक विजेंद्री पाल और बाकी सदस्य कैंप 2 तक पहुंच गए थे। जिस शेरप्पा की टांग की हड्डी टूट गई थी वो खुद के बनाए एक स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे नीचे ले जाया गया था, क्योंकि एक शेरप्पा ऐसा था जिसकी टांग की हड्डी भी टूट गई थी। नेता कर्नल खुल्लर ने अपने शब्दों में कहा कि ये इतनी ऊंचाई है कि सुरक्षा कार्य का ये जो एक नमूना दिया गया यहाँ, ये एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, ऐसी स्थिति में भी एक दूसरे को बचाना। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा था। कर्नल खुल्लर ने विजेंद्री पाल की तरफ मुड़कर कहा था, क्या तुम इस स्थिति में डरी थी? तो विजेंद्री पाल ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया था, जी हाँ, मैं डर गई थी। तो कर्नल खुल्लर ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी इस अभियान से? तो विजेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया था, नहीं, मैं इस अभियान को पूरा करना चाहूंगी, मैं इस अभियान से वापस नहीं जाना चाहूंगी। जैसे ही वो साउथ कोल कैंप में पहुंची तो अगले दिन महत्वपूर्ण जो चढ़ाई थी वो शुरू हो गई थी। खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए गए थे। दोपहर का 1:30 बजे का समय था। उस समय विजेंद्री पाल कहती हैं कि बिस्सा आया था और उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा था कि जय और मीनू जो इस सहायक दल के सदस्य थे वो पीछे थे। विजेंद्री पाल इस बात से चिंतित थी क्योंकि उन सभी को लेकर विजेंद्री पाल को आगे की चढ़ाई करनी थी, पर वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद अपने दल के सभी सदस्यों की मदद करने के लिए विजेंद्री पाल ने अपने एक थर्मस में जूस भरा और दूसरे में गर्म चाय और उसको भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर उन्होंने पांव रखा। जैसे वो कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। जय जिनेवा सपर की चोटी से ठीक नीचे मिला। विजेंद्री पाल को कृतज्ञता पूर्वक अर्थात विनम्रता पूर्वक चाय पी, लेकिन विजेंद्री पाल और आगे जाने से उसने कोशिश की कि वो आगे ना जाए, रास्ता यहीं तक अपना समाप्त कर दें। पर विजेंद्री पाल कहती हैं कि मुझे की से भी मिलना था, इसलिए मैं थोड़ा और नीचे उतरी और मैंने की को देखा तो वो मुझे देखकर हक्का बक्का अर्थात हैरान रह गया क्योंकि रास्ता बड़ा जोखिम भरा था। उसने मुझसे कहा कि विजेंद्री, तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? तो मैंने उसे दृढ़तापूर्वक एक दृढ़ निश्चय के साथ ये जवाब दिया कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ। मैं इसी दल के साथ आई हूँ। मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ अर्थात मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, इसलिए मुझे अपने दल के अन्य सदस्यों के मदद करनी चाहिए। यह देखकर हमें पता चलता है कि विजेंद्र पाल में इंसानियत की भावना
कितनी प्रगाढ़ थी कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई थी, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा उनसे मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है कि बहुत कठिन जगह है वहां पर टिकना। विजेंद्र पाल बताती हैं कि सुबह 4 बजे मैं उठ गई। दूसरे दिन बर्फ पिघलाया और चाय बनाई मैंने। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकट पड़ी और अंगदौरजी जो थे वो मुझे बाहर मिले। आसपास और कोई नहीं था। अंगदौरजी भी हमारे समूह के ऐसे सदस्य थे जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था या अपने प्रयास को वहीं छोड़ देना था। जब चढ़ाई शुरू हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन है, श्रम साध्य होगा, अर्थात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अंगदौरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट आने का भी जोखिम था, अर्थात खतरा था। मुझे भी अंगदौरजी पर विश्वास था, ऐसा विजेंद्र पाल कहती हैं, और साथ साथ में आरोहण अर्थात पर्वत को चढ़ने की क्षमता और कर्मठता अर्थात पूरे दृढ़ इरादे के साथ इस विश्वास के साथ थी कि मैं यह कर पाऊंगी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने को अंगदौरजी के तैयार नहीं था। इसलिए विजेंद्र पाल बताती हैं कि 6:20 पर जब अंगदौरजी साउथ कोल से बाहर निकले तो विजेंद्र पाल उनके साथ थी। दिन निकल गया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। मैं अपने इस आरोही दल के साथ, हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, ये विजेंद्र पाल बताती हैं। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई क्योंकि वह एक सधे हुए पर्वतारोही थे। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ शीशे की चादर बिछी हो क्योंकि बर्फ जम गई थी। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, विजेंद्र पाल बताती हैं, क्योंकि बर्फ बहुत सख्त थी। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर एक अच्छे पर्वतारोही की तरह बिताया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए थे, विजेंद्र पाल कहती हैं। अंगदौरजी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं थक गई हूं, तो मैंने जवाब दिया था नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए थे और उन्होंने कहा था कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम दोनों इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अर्थात उनकी जो गति थी वो बहुत तेज थी। लाहाटू जो उनके ही दल का एक सदस्य था वो पीछे पीछे आ रहा था और हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे। वो हमारे पास पहुंच गया, विजेंद्र पाल बताती हैं, और थोड़ी सी चाय पीने के बाद हमने फिर यात्रा शुरू की। लाहाटू अपने साथ एक नॉयलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। इससे पहले हम बिना किसी सहारे से चढ़ रहे थे। लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। ये विजेंद्र पाल हमें बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने यात्रा की। रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी गई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि हम इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रहे हैं। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई अर्थात मात्रा बढ़ाई तो मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी आसान थी अब मेरे लिए, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन की जो मात्रा बढ़ाने के कारण मेरी वो आवश्यकता
पूरी हो रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति और बढ़ गई थी, विजेंद्री पाल बताती हैं। ऐसा लग रहा था मानो जितनी ऊंचाई बढ़ रही है और ढलान सीधा नीचे जा रहा है, तो विजेंद्री पाल को लग रहा था मानो मेरी सांसें रुक गई हूं। उनके मन में एक विचार एकदम कौंधा अर्थात एकदम आया कि सफलता तो मेरे बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 का दिन बच्चों, दोपहर के 1:07 पर विजेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और यह उनके हौसले की जीत थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। एवरेस्ट शंकु अर्थात जो चोटी थी, उसकी तीखी चोटी, उस पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति अंगदौरजी और विजेंद्री पाल इकट्ठे खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान देखते हुए हमारे सामने हमारी सुरक्षा का प्रश्न है। विजेंद्री पाल ये कहती हैं कि प्रश्न था कि हम सुरक्षित रहें, तो हमने सबसे पहले बर्फ के फावड़े से, जो बर्फ का फावड़ा हमारे पास था, उससे बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर कर लिया। उस पहाड़ी पर, उस चोटी पर खड़े होने के लिए जगह बना ली। उसके बाद अपने घुटनों के बल विजेंद्री पाल बैठी और उन्होंने बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथा के ताज का चुम्बन लिया, चूमा उसको खुशी से, और बिना उठे ही विजेंद्री पाल ने अपने थैले से दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली, जो उनके साहस का प्रतीक थी। और विजेंद्री पाल कहती हैं कि मैंने अपने लाल कपड़े में जिसको लपेटा हुआ था उसको मैंने निकाला, छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर उन्हें बर्फ में दफन कर दिया, अपनी इस जिज्ञासा के साथ कि मैं इस शिखर की चोटी तक पहुंच गई हूं। आनंद के उन क्षणों में विजेंद्री पाल कहती हैं कि मैं अपने माता पिता को नहीं भूली, मैंने उन्हें याद किया। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैंने अपने रज्जू नेता अंगदौरजी, जो मेरे साथ इन रज्जू मार्गों पर, इन टेढ़े मेढ़े मार्गों पर, बर्फीले रास्ते पर चले थे, उन अंगदौरजी के प्रति मैंने श्रद्धा का भाव प्रकट किया। अंगदौरजी ने मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के यहां तक चढ़े थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाकर अर्थात धीरे से कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू किए, जो उनके ही दल के सदस्य थे। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। विजेंद्री पाल कहती हैं, कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा था कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि, जो तुमने सफलता प्राप्त की है, इस अनोखी सफलता पर तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस भारत देश को गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे तुमने छोड़े हुए हैं। वो संसार तुम्हारे लिए भिन्न होगा, क्योंकि तुम अब एक ऐसी पर्वतारोही हो जिसने पहली महिला पर्वतारोही होने का गौरव देश को दिलाया है और अपने लिए प्राप्त किया है। तो तुम्हारे लिए यह अनूठी उपलब्धि, यह अनूठी सफलता है। तो बच्चों, विजेंद्री पाल की इस यात्रा से हमने ये सीखा कि व्यक्ति अगर चाहे अपने जीवन में अगर एक लक्ष्य निश्चित कर ले, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने उस लक्ष्य को पूरा करने का हौसला रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा अपने उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो। आशा करती हूं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो विजेंद्री पाल की एक आत्मजीवनी है, उनकी अपने बारे में उन्होंने लिखा है, ये पाठ आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और मैं आपकी समस्याओं को इसी तरह से सुलझाती रहूंगी। तो सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर जितने भी वीडियो अपलोड हों वो आपको आसानी से मिल सके। आपका प्यार इसी तरह मेरे चैनल को मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
नमस्कार।